स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अंबिका प्रोबॉटिक्स में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैमेटोफाइट्स एंड स्टरलाइजेशन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यूज़। ये जो चैप्टर है ये आपके यूनिट 1 का एक चैप्टर है और इसमें आपको पढ़ना है गैमेटोफाइट्स और जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ होते हैं वो ब्रायोफाइट्स में किस तरीके से डेवलप होते हैं। तो इसके लिए कई प्रकार की थ्योरीज दी गई हैं, तो उन्हीं को हम आज इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला जो है गैमेटोफाइट इवोल्यूशन, इसका सब टॉपिक आज हम इसे देखते हैं। गैमेटोफाइट के इवोल्यूशन के लिए कई प्रकार की थ्योरीज दी गई हैं। पहला जो थ्योरी है वो है अपग्रेड या प्रोग्रेसिव थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार ये कहा गया कि जो ब्रायोफाइट के जो गैमेटोफाइट हैं वह सिंपल और फिलामेंटस एल्गी के जो मेंबर्स होते हैं जैसे कि क्लोरोफाइसी वगैरह, उनके फ्लैटेंड थैलॉइड स्ट्रक्चर से इनका डेवलपमेंट हुआ है और यह आगे चल के लीफ जैसा स्ट्रक्चर इवोल्यूशन के उसमें स्टेजेस में बनाते चले गए, जिसकी वजह से जो आपका रिक्सिया मार्केंसिया का जो चपटा जो थैलस दिखाई देता है उसका डेवलपमेंट हो करके ब्रायोफाइट के रूप में हमें आज देखने को मिलता है। वहीं दूसरी जो थ्योरी है उसे कहते हैं हम रिग्रेसिव रिडक्शन थ्योरी। ये कहता है कि जो रिक्सिया का जो सिंपल थैलस वाला स्ट्रक्चर है वह आगे चल कर के रिड्यूस हो कर के लीफ जैसा स्ट्रक्चर बनाता है और वह लीफ जैसा स्ट्रक्चर ही हमें टेरिडोफाइट्स के प्लांट बॉडी के रूप में देखने को मिलता है। यह धीरे धीरे अडेप्टेशन जो है चेंज होने लगा, मॉइस्चर और शेड वगैरह एनवायरमेंटल कंडीशंस, उसके आधार पे इनमें ये चेंज देखने को मिला, ऐसा इस थ्योरी का कहना है। जो इनके गैमेटोफाइट इवोल्यूशन के जो मुख्य जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। थैलस का डिफ्रेंशिएशन, सबसे पहला कि थैलस जो है ब्रायोफाइट का वह किस प्रकार से डेवलप हो करके अन्य ब्रायोफाइट्स के थैलस या फिर दूसरे जो इसके डिविजन्स हैं उनका निर्माण कैसे हुआ। तो सिंपल प्रकार के जो पैरेन्काइमा एंथोसिरोस वगैरह में जो पाए जाते हैं जिनके थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है, और स्टोरेज जोन जो कि मार्केंशिया में पाया जाता है, उनका डेवलपमेंट पहले हुआ। उसके बाद फिर ट्रांजिशन का जो पीरियड आया जिससे कि इनके हैबिटेट में और बदलाव आने लगा और जिससे कि थैलस जो है उसमें आपको लीफ स्टेम जैसे जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं उसकी डेवलपमेंट भी देखने को मिली। देन आफ्टर इनमें कंडक्शन टिश्यूज़ कहने का मतलब जो जाइलम और फ्लोएम वगैरह हैं उनकी डेवलपमेंट बाद में आपको देखने को मिलती है, जब इनके जो राइजॉइड्स हैं वो बाद में मल्टी सेलुलर होने लगे। मल्टी सेलुलर होने के बाद इनमें कंडक्टिंग सेल्स का भी इनमें प्राइमरी प्रकार के मिलना शुरू हो गया ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इवोल्यूशन। इनके सेक्स ऑर्गन्स के बाहर में प्रोटेक्टिव जो लेयर है उसका डेवलपमेंट भी हमें इवोल्यूशन के अलग अलग स्टेज में देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप इनके ऑर्गन्स में आपको कैविटीज, रिसेप्टेकल, टर्मिनल रोसेट जैसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। जो गैमेटोफाइट ऑर्गेनाइजेशनल क्लासेस हैं इसकी वो कुछ इस प्रकार से हैं। हिपेटिकोप्सिडा लिवर वर्ड्स में जो थैलस है वो सिंपल प्रकार का है और जो निचला जो भाग है डॉर्सी वेंट्रल थैलस है उसमें आपको एयर पोर्स, डॉर्सी वेंट्रल एयर सरफेस कहने का मतलब ऊपर और नीचे का भाग, तो ऊपर में आपको एयर पोर्स मिल जाएंगे, नीचे में आपको फिर स्टोरेज जोन मिल जाएगा, ऊपर में ही आपको फोटोसिंथेटिक एसिबिलेटरी फिलामेंट्स मिलेंगे। एंथोसेरोटॉप्सिडा हॉर्न बर्ड्स वगैरह में आपको क्या मिल जाता है, वहीं थैलस मिलेगा लेकिन उसमें एयर चैम्बर नहीं होगा। फिर एयर चैम्बर नहीं है लेकिन
जो क्लोरोप्लास्ट है वो बड़े साइज़ का आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही उन क्लोरोप्लास्ट में आपको पैरानॉइड्स भी मिलेंगे। फिर आपके ब्रायोप्सिडा मॉसेस में आप क्या देखते हैं कि और ज़्यादा इवोल्यूशन देखने को मिलता है। कैसे? इनमें प्रोटोनीमा जुवेनाइल प्रकार का स्टेज पाया जाएगा, जो जिसमें कि लीफ, गेमेटोफोर्स और सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर अगला जो पार्ट है वो है स्पोरोजिनस टिश्यू स्टेरलाइजेशन है। इसमें हम बॉवर्स थ्योरी के आधार पर इसको स्टडी करते हैं। बॉवर्स थ्योरी ऑफ स्टेरलाइजेशन क्या कहता है? ये जो थ्योरी है वो F.O. बॉवर के द्वारा 1908 में दिया गया था, और उनके अनुसार ये बताया गया कि जो रिप्रोडक्टिव सेल हैं वो फर्टाइल हो जाते हैं स्टेराइल से, और स्टेराइल टिश्यू से ये फर्टाइल में चेंज हो जाते हैं। और इनका चेंज इसलिए होता है ताकि यह न्यूट्रिशन और सपोर्ट गेन कर सकें और स्पोर के डिस्पर्सल में सहायक हो सकें। इनमें लगातार प्रोग्रेसिव शिफ्ट देखने को मिलता है, यानी कि लगातार चेंजेस इसमें दिखाई पड़ते हैं। जो फर्टाइल स्पोरोजिनस टिश्यू है वो फिर स्टेराइल में चेंज होने लगता है, और स्टेराइल में चेंज हो करके कैप्सूल, जैकेट, फूड सीटा, इलेटर्स, कॉलुमेला, प्रीस्टोम टीथ वगैरह का निर्माण करता है। फिर इन्हीं में इनका कारण क्या है? क्योंकि इन्हें सरवाइव करना है, टेरेस्ट्रियल यानी भूमिगत जो अडेप्टेशन है उसको ग्रहण करना है, इसलिए ये जो चेंजेस हैं ये लगातार होते रहते हैं। और इनमें स्पोर का जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ जाता है इन सभी विधियों के द्वारा, और जो डिस्पर्सल है उसके लिए ये सारी विधियाँ मददगार होती हैं। जो स्टेरलाइजेशन की जो शुरुआती जो स्टेजेस होते हैं वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। रिक्सिया में जो स्पोरोफाइट है वो सिंपल प्रकार का होता है, और 100% जो एंडोथीसियम है वो फर्टाइल स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। स्टेरलाइजेशन जो सिंगल लेयर का जो जैकेट होता है एम्फीथीसियम, उसके भीतर ही सारा स्टेरलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। जो स्टेज 2 होता है कॉर्सिनिया में दिखाई पड़ता है आपको। इसमें फूड सीटा शुरुआत में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। उसके बाद फिर नर्स सेल जो स्टेराइल प्रकार के होते हैं वो स्पोर मदर सेल के रूप में आगे चल के अपीयर होते हैं। वहीं स्टेज 3 में आपको मार्केंसिया मिलेगा। मार्केंसिया में आपको स्टेज 3 देखने को मिलता है। इसमें स्टेराइल फूड सीटा का डेवलपमेंट होता है, कैप्सूल का भी डेवलपमेंट इसमें आपको देखेंगे, जिसमें कि एपिकल, कैप, जैकेट और हाइग्रोस्कोपिक इलेटर्स वगैरह स्पोर के डिस्पर्सल में सहायक होने वाले अंग की भांति कार्य करते हैं। एडवांस स्टेज आपको देखने को मिलेगा एंथोसिरोस और मोसेस में। इनमें क्या होता है कि एक सेंट्रल स्टेराइल कॉलुमेला पाया जाता है स्पोरोफाइट के भीतर में, जो कि वाटर कंडक्शन का कार्य करता है और सपोर्ट कॉलम का कार्य करता है। और स्पोरोफाइट अपने आप में स्टोमेटा डेवलप कर चुका होता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस स्वयं से हो सकता है, और प्रीस्टोम टीथ, ओपर्कुलम वगैरह इसमें पाए जाते हैं, जो कि फर्टाइल स्पोर्स को डिस्पर्सल में सहायक होते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस अगर आप करते हैं इन सभी का, तो रिक्सिया में जो क्लास हेपेटिकोप्सिडा है उसमें स्टेराइल स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो सिंगल लेयर कैप्सूल जैकेट के रूप में बनते हैं। जो फर्टाइल टिश्यू का लोकेशन है कहाँ पाया जाता है, तो एंडोथीसियम पूरा का पूरा जो 90% है वो फर्टाइल टिश्यू कहलाता है। मार्केंसिया हेपेटिकोप्सिडा क्लास में आप देखें तो फूड सीटा, जैकेट, इलेटर्स के रूप में फर्टाइल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। 40% जो स्पोर्स होते हैं, केवल स्पोर्स, वही केवल फर्टाइल होते हैं इनमें। फिर एंथोसिरोटॉप्सिडा में आप देखेंगे तो स्टेराइल स्ट्रक्चर आपके फूड, मेरिस्टम, कॉलुमेला, सीडोइलेटर्स और स्टोमेटा होते हैं। फर्टाइल टिश्यूज़ इसमें केवल 15% रह जाएंगे। और कौन सा भाग इनमें फर्टाइल होता है, तो जो स्पोरोजिनस सिलेंडर होता है वो केवल आपका फर्टाइल रीजन होता है।
फ्यूनेरिया ब्रायोप्सिडा क्लास में अगर आप देखेंगे तो स्टेराइल स्ट्रक्चर फूट सीटा एपोफाइसिस कॉलुमेला एपोरकुलम पेरिस्टोम के रूप में पाया जाता है। और जो फर्टाइल टिश्यू है वो केवल 5% इसमें मिलेगा आपको, और जो कि पतले स्पोर सैक के रूप में आपको देखने को मिलता है। स्टेराइल वर्सेस फर्टाइल टिश्यू का जो ट्रेंड है, रिक्सिया में 10% स्टेराइल टिश्यूज़ पाए जाते हैं, बाकी के फर्टाइल होंगे। कॉर्सिनिया में 35% स्टेराइल, बाकी के फर्टाइल। मार्केंसिया में 60% स्टेराइल, बाकी के फर्टाइल। एंथोसिरोस में 85% स्टेराइल, बाकी के फर्टाइल। और फ्यूनेरिया में 95% स्टेराइल और बाकी के फर्टाइल। और एट लास्ट कमेंट के लिए ओपन है सेक्शन। आप अपने जो भी दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे इस टॉपिक को सुनने के बाद इसको ज़रूर कमेंट करिए, और इस टॉपिक को दोबारा रिवाइंड करके ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच आप सभी को इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और शेयर कर दीजिए उन्हें जिनको इस टॉपिक के अंतर्गत